आज की इस वीडियो में हम संजय कुमार के बारे में जानेंगे, जिसने प्यार के चक्कर में पूरे 9 लोगों का मर्डर कर दिया। बिहार का संजय कुमार, जो कि तेलंगाना काम करने के लिए गया हुआ था। तब वहां पर इसे रफिका नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये प्यार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां एक के बाद एक 9 लोगों की लाश गिर जाती है। तो आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है, इन सब मौतों के पीछे किसका हाथ था और रफिका संजय की पूरी प्रेम कहानी क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि पूरी कहानी जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मार्च 2020 तक कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल चुका था, इसीलिए 24 मार्च 2020 में इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन लगने की वजह से जो मजदूर जहाँ थे वही फंस गए। कुछ लोग मजबूरी में पैदल ही अपने घर की तरफ लौटने लगे। तेलंगाना के वारंगल जिले के गोरेगुंडा गांव में साइन दत्ता ट्रेडर्स नाम की एकजुट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ज्यादातर बिहार और बंगाल के रहने वाले थे, मगर लॉकडाउन लगने की वजह से फैक्ट्री का काम बंद हो गया था। लेकिन फैक्ट्री में पहले का स्टॉक अभी भी पड़ा था, जिसे अभी भी जरूरत के हिसाब से कस्टमर तक सप्लाई किया जा रहा था। अब मई का महीना आ चुका था। फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर को कुछ बोरियों का ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने के बाद वो अपने एक ऑटो ड्राइवर से बोलते हैं कि फैक्ट्री से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुंचा दो, फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग होंगे जो तुम्हें बोरियां दे देंगे। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खोलने के लिए अंदर से कोई भी नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो दूसरे दरवाजे से फैक्ट्री के अंदर जाकर वर्कर्स को ढूंढने लग जाता है, पर वहाँ चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। जब फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं दिखाई पड़ता तो ऑटो ड्राइवर तुरंत भागते भागते फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर के पास जाता है और उनसे बताता है कि फैक्ट्री के अंदर एक भी वर्कर नहीं है, जबकि फैक्ट्री में लगभग 10 लोगों को होना चाहिए था। तब भास्कर इस बात की जानकारी अपने पार्टनर संतोष को देता है और फिर ये लोग अपने कुछ साथियों के साथ फैक्ट्री में आते हैं और मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। पर कई घंटों के बाद भी मजदूरों का कोई भी पता नहीं चलता है। फिर भी सभी लोग मजदूरों के तलाश में लगे रहते हैं। अब लगभग दिन के 2 बज चुके थे, तभी कुछ लोग वर्कर्स को ढूंढते ढूंढते फैक्ट्री के कुछ दूर एक कुएं के पास पहुंचते हैं। जब उनमें से एक व्यक्ति कुएं के अंदर झांकता है तो अचानक जोर से चिल्ला उठता है। आवाज सुनकर बाकी लोग भी कुएं की तरफ आते हैं। जब लोग कुएं में देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर उन्हें 4 बोरी तैरती हुई दिखाई देती है। फिर जैसे ही सभी लोग बोरी को देखते हैं तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं और जल्दी से पुलिस आ जाती है और वो फौरन कुएं से बोरियों को बाहर निकालती है। बोरियों को निकालने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन बोरियों में मजदूर और उसके परिवार वालों की लाश होती है। मरने वालों की पहचान मकसूद आलम और उसकी वाइफ निशा और मकसूद आलम की बेटी बुशरा खातून और उनका छोटा 3 साल का बच्चा बबलू होते हैं। 5 लोग अभी भी लापता होते हैं, पर बाकी लोगों का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। तब पुलिस कुएं के अंदर जांच करने के लिए उतर जाती है और अगले दिन जब पुलिस कुएं के अंदर गई तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर एक एक करके 5 और लाशें निकलती हैं। मतलब कि इस एक कुएं से अभी तक 9 लाशें निकाले जा चुके थे, जिसमें से 20 साल का शाहबाज आलम, 18 साल के सोहेल, 30 साल के सकीब, 22 साल के श्याम और राम के तौर पर होती है। एक साथ 9 लोगों के मौत से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। पुलिस प्रशासन तेजी से हरकत में आकर जांच करना शुरू करती है और सबसे पहले डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाती है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मरे हुए लोगों के साथ मारपीट की गई है या फिर इनके साथ कोई भी जबरदस्ती की गई है। और वहाँ पुलिस 9 लोगों के मौत का कारण पता करने में जुट जाती है। लंबी जांच पड़ताल से पुलिस सिर्फ इतना पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 की रात फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद के छोटे बेटे बबलू का बर्थडे मनाया गया था। इधर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि सभी की मौत 20 मई के रात के 9:30 बजे से लेकर 21 मई की सुबह 5 बजे के बीच हुई होगी। अब पुलिस अपनी जांच और तेजी से करती है और शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए अरेस्ट भी करती है। पुलिस अपना काम कर ही रही होती है कि तभी वारंगल पुलिस के पास एक अनजान व्यक्ति 2 फोन लेकर आता है और बताता है कि उसे ये फोन सोनालिक ट्रैक्टर के गोदाम के पास मिले हैं। तब जांच करने पर पता चला कि फोन मकसूद की वाइफ निशा और सेकंड फोन राम का है। तब पुलिस वाले आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लग जाते हैं। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि 20 मई की शाम 6 बजे एक आदमी साइकिल से ट्रैक्टर गोदाम की तरफ आ रहा है और सीसीटीवी में वही व्यक्ति 21 मई की सुबह 6 बजे घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले अब इस साइकिल वाले आदमी को फाइंड करने लग जाते हैं और फिर 25 मई 2020 को साइकिल वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसका नाम संजय कुमार था, जो कि बिहार से था और लगभग 6 साल से तेलंगाना में मजदूरी कर रहा था। पुलिस गिरफ्तारी के बाद संजय से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरू में तो संजय साफ साफ बोल देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब संजय की धुनाई होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, सभी 9 के 9 खून उसने ही किए हैं।
संजय के कबूलनामे से हर कोई शॉक हो जाता है क्योंकि वो पहले बोल रहा था कि मारे हुए लोग उसके दोस्त हैं। जब पुलिस संजय से पूछती है कि तुमने मर्डर क्यों किया, तब बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। संजय के द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक साल 2014 में संजय काम के लिए तेलंगाना आता है। यहीं उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो उसी बोरी के फैक्ट्री में काम किया करता था। संजय मकसूद से काम दिलाने की बात करता है, तब मकसूद बोरी फैक्ट्री में संजय को काम दिलवा देता है, जिसमें वो और उसके परिवार वाले काम किया करते थे। संजय के मुताबिक वो कुछ समय तक बहुत अच्छे से काम करता है तथा मकसूद के परिवार का हिस्सा बन जाता है। मकसूद के परिवार में उसके अलावा उसकी वाइफ निशा तथा निशा के रिश्तेदार रफीका और उसके 3 बच्चे थे। रफीका का तालाक हो चुका था और वो अपने 3 बच्चों के साथ इस फैक्ट्री में वर्क करती थी और साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाया करती थी। यही काम करते करते संजय और रफीका को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक साथ रहने लग जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद रफीका को लगने लग जाता है कि संजय की बुरी नजर उसकी 16 साल की बेटी पर है। जब रफीका इस बारे में संजय से बात करती है तो संजय बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बीतते समय के साथ रफीका का शक और भी गहरा होने लगता है। तब वो संजय से शादी करने के लिए बोलती है, पर संजय इस बात को हर बार टाल देता है। फिर जब रफीका जिद करती है तो संजय मान जाता है, क्योंकि वो रफीका से सच्चा प्यार करता था। उसके बाद रफीका संजय से उसके माता पिता से मिलने के लिए बोलती है। तब 6 मार्च को ये लोग वेस्ट बंगाल जाने वाली ट्रेन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि रफीका के माता पिता वेस्ट बंगाल में रहते थे। संजय जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही संजय रफीका ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन थोड़ी देर चलती है, उसी समय संजय रफीका को छाछ पीने के लिए देता है। इस बात से अनजान की छाछ में बेहोशी की दवा मिलाई हुई है। रफीका छाछ को पी लेती है और फिर छाछ पीते ही वो बेहोश हो जाती है। रफीका के बेहोश होते ही संजय दुपट्टे से रफीका का गला घोंट देता है और फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले देदेपल्ली गुडेम पहुंचती है तो यहाँ पर संजय रफीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस रफीका की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। यहाँ संजय ट्रेन से धक्का देने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वापस वारंगल वाली ट्रेन पकड़ लेता है। जब संजय अकेले वापस फैक्ट्री आता है तो रफीका के 3 बच्चे उससे अपनी माँ के बारे में पूछते हैं। इस पर संजय कहता है कि तुम्हारी माँ नाना नानी के यहाँ पर है, यानी वेस्ट बंगाल में ही रुकी हुई है। तब मकसूद की वाइफ निशा रफीका को फोन लगाती है, पर कोई फोन नहीं उठाता। तब निशा को संजय पे शक होने लगता है और वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। तब मकसूद निशा संजय से रफीका के बारे में बात करते हैं। तब रफीका के बारे में बिना कुछ बताए संजय चुपके से वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा और घूम फिरकर वापस 15 मई को वारंगल आ जाता है। तब फिर से मकसूद और निशा संजय से रफीका के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं, अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देंगे। इस बात से संजय डर जाता है, क्योंकि उसने पहले ही रफीका को ट्रेन से फेंक चुका था और अगर गलती से भी ये दोनों पुलिस कंप्लेंट कर देंगे तो मेरा सच सामने आ जाएगा। तब संजय मकसूद और उसकी वाइफ निशा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। संजय इन दोनों को मारने का प्लान बना ही रहा था, तभी उसे पता लगता है कि 20 मई को मकसूद अपने छोटे बच्चे बबलू का बर्थडे बोरी फैक्ट्री में मनाने वाला है। तब संजय बाजार से बहुत सारी नींद की गोलियां खरीद कर ले आता है और जब सभी लोग बर्थडे में मौज कर रहे थे तब संजय चुपके से किचन में जाकर दाल में एक साथ 60 नींद की गोलियां मिला देता है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है और सब आराम से खाना खा लेते हैं, मगर खाना खाते ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और जब सभी लोग लगभग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं तो संजय एक एक करके सभी को बोरियों में भरना शुरू कर और फिर एक एक करके सभी को पास वाले कुएं में फेंक देता है। पुलिस से पूछताछ के समय संजय ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद उसमें से कोई भी मरा नहीं था, बल्कि सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी उसने सभी को बोरी में डालकर कुएं में फेंक दिया। मरने वालों में मकसूद के परिवार के 6 सदस्य के अलावा बिहार के रहने वाले रामश्याम और त्रिपुरा का शकील भी था। इसके बाद में संजय पर पोस्को एक्ट के तहत ही मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा उस पर कुल 10 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और फिर लंबे समय तक सुनवाई चलने के बाद फाइनली 2023 में संजय के ऊपर धारा 302, 380 और 374 के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसे डायरेक्ट मौत की सजा सुनाई जाती है। वैसे दोस्तों, सजा देना तो हमारे कानून का काम है, पर आप संजय को क्या सजा देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।